नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा श्री राधाकृष्ण भवन में क्षेत्र के विख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पंजवानी द्वारा रचित कविता संग्रह 2 मिनट का मौन और संस्मरण डायरी के विमोचन लोकार्पण पर श्री राधाकृष्ण भवन में देश प्रदेश के नामचीन साहित्यकारों का कुंभ जुटा। अतिथि साहित्यकारों के स्वागत पश्चात समारोह के मुख्य अतिथि विनोद मिश्र भिलाई, कार्यक्रम अध्यक्ष सुरजीत नवदीप, विशिष्ट अतिथि पत्रकार दीपक लाखोटिया, विख्यात लेखिका एवं वक्ता सुश्री जया जादवानी, विजय सिंह जगदलपुर, डॉक्टर वंदना पंजवानी मुंबई, साहित्य समिति जिलाध्यक्ष डोमन लाल ध्रुव, साहित्यकार सतीश जायसवाल और पंजवानी परिवार के पितृपुरुष श्री सन्मुख दास पंजवानी ने पुस्तक विमोचन के अवसर पर डॉक्टर विजय पंजवानी को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन कवित्री सरिता दोषी ने किया और आभार प्रदर्शन हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक श्री गोपाल शर्मा द्वारा किया गया। MGTV से बात करते हुए कवि लेखक डॉक्टर विजय पंजवानी, साहित्यकार मुख्य वक्ता जया जादवानी और मुख्य अतिथि विनोद मिश्र ने MGTV के अनेक सवालों के जवाब देते हुए साहित्य पर आ रहे संकट पर चर्चा की। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमा में वर्तमानता प्रदान कर रहे हैं महायशाश्री विनोद मिश्र जी, सुप्रसिद्ध कहानीकार एवं संपादक बहुमत भिलाई। उन्हें मंच पर ससम्मान मंच पर लाने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम करने वाले हमारे शहर के बड़े कवि, पूरे भारत में कवि सम्मेलनों का संचालन करने वाले हमारे बहुत प्रिय आदरणीय सुरजीत नवदीप सर को कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करते हुए उन्हें ससम्मान मंच पर लाने के लिए निवेदन करती हूँ कुलदीप सिन्हा जी से। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रखर समाचार पत्र के प्रधान संपादक आदरणीय दीपक भाई लाखोटिया जी को ससम्मान मंच पर लाने के लिए पुनः डोमनलाल ध्रुव से निवेदन है एवं एक नेत्र चिकित्सक के संस्मरण के लेखक एवं कवि डॉक्टर विजय पंजवानी जी को सादर ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साहित्य जगत की कुछ खास शख्सियतें हमारे आमंत्रण पर आज के कार्यक्रम में पधारी हैं। रायपुर के सुप्रसिद्ध कहानीकार आकर्षक व्यक्तित्व की रानी सुश्री जया जादवानी जी को मंचासीन करने के लिए समिति के अध्यक्ष डोमन लाल ध्रुव से पुनः निवेदन है। रायपुर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक एवं साहित्यकार डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी को मंचस्थ कराने के लिए निवेदन है श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, समिति के पूर्व अध्यक्ष। उन्हें डॉक्टर सूत्र के संपादक श्री विजय सिंह जी को सादर मंच तक लाने के लिए निवेदन है आकाश गिरी गोस्वामी से श्री विजय सिंह जी को मंच तक लाने के लिए को प्रकट करते हुए ईश्वर को साक्षी मानकर आदरणीय सतीश जायसवाल जी को मंचासीन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। आमंत्रित करती हूँ धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष श्री डोमन लाल ध्रुव जी को मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। देश के वासी हैं और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बहुत खास शख्सियतें हैं जिनका हम स्वागत सम्मान करेंगे। धर्मपत्नी श्रीमती विजय पंजवानी प्रिया पंजवानी जी से निवेदन करती हूँ। से अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज के पुस्तक विमोचन समारोह के गरिमामय माहौल में हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी के सबसे बड़े कथाकार अग्रज श्री विनोद मिश्र जी जो भिलाई से पधारे हुए हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। देश को कवि सम्मेलन के माध्यम से
एक नई ऊंचाई देने वाले और इस शहर की पहचान बनाए रखने वाले श्रद्धेय श्री स्वर्गीय नवदीप जी उपस्थित हैं। श्रद्धेय श्री सतीश जायसवाल जी, श्रद्धेय श्री दीपक लखोटिया जी, श्रद्धेय डॉक्टर दिनेश मिश्र जी, अग्रज श्री विजय सिंह जी और देश के सुप्रसिद्ध कहानीकार जय जादवानी जी, जो देश के जितने भी प्रतिष्ठित पत्रिका है, चाहे वो हंस हो, कथा देश हो, सर्वनाम हो, सभी में जिनकी रचनाएं बराबर हम सबका ध्यान आकर्षण करती है और हमें एक नए ऊर्जा के साथ सीखने को एक नया आस्वाद पैदा करती है, जिनकी रचनाओं में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर वंदना पंजवानी जी। हम सभी को बहुत हर्षित कर रही है। साथ ही साथ आज हम लोग स्वर्गीय त्रिभुवन पांडे सर की कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे रचनाकारों ने अपने शोध ग्रंथ पूरे किए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने काव्य संग्रह, रचना संग्रह का प्रकाशन करवाया है। पांडे सर की उपस्थिति और अनुपस्थिति हर समय हमें प्रेरणा छोड़ रही है हमारे लिए। आज उनकी उपस्थिति नहीं है, पर फिर भी हम उन्हें सादर नमन करते हैं और आज उनकी उपस्थिति को यहाँ पे वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को, पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ साहित्य समिति के सदस्यों और परिवारजनों से, पंचवानी फैमिली से, एक विचारशील साहित्य सब्जेक्ट के रूप में, और उनसे निवेदन करती हूँ कि इस अवसर पर सभी विद्वजनों को ध्यान दे। मेरे पिता बचपन से ही हाई माइनस के चश्मे के पावर का चश्मा पहनते थे, इसलिए उनकी आंखों में मोतियाबिंद समय से ज़रा पहले ही तैयार हो गया। पर बाकी उनका स्वास्थ्य केवल अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। उस समय उनकी उम्र 63-64 वर्ष ही रही होगी। कभी उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। मैंने अपने तय सोच समझ कर निर्णय लिया कि पिता की आंखों का ऑपरेशन उस समय की नई प्रचलन में आई विधि फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा ही करवाया जाए, और वह भी डॉक्टर वसावड़ा से। डॉक्टर छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई आलसी बेटी की तरह बादलों की ओट में गुनगुनाने से भी इनकार कर रही है सुबह। इतनी स्निग्ध सौंदर्यमयी सुबह, ठीक बिना मेकअप बेटी की तरह। छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई आलसी बेटी की तरह बादलों की ओट में गुनगुनाने से भी इनकार कर रही है सुबह। इतनी स्निग्ध सौंदर्यमयी सुबह, ठीक बिना मेकअप बेटी की तरह। हालांकि मंची का इतना नहीं है। नंदू, एक मैं हूँ, मेरे ही भीतर एक और नंदू है। मैं तो हमेशा सजग रहता हूँ, पर नंदू एक पाँव से लड़ाता नाचता मेरी गंभीरता की हंसी उड़ाता है। जब मैं कक्षा में बैठा मास्टर की बातें ध्यान से सुनता हूँ, कभी नंदू चिपौटी काटकर याद दिलाता है, रिसेस होने वाली है, नंदू के चले खाएंगे। वैसे हैं जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है मैं सीधे घर को जाता हूँ, पर वह मुझे घसीट कर लाइब्रेरी में ले जाते हैं। वहाँ वह चाव से पढ़ते हैं, पराग चन्ना मामा वगैरह। चुपके से मैं भी पढ़ लेता हूँ। जब कभी स्कूल में मुझे भाषण देना होता है मैं परेशान हो जाता हूँ, तभी वह किन्हीं पुराने अखबारों से कतरने थमा लेता है। मेरा भाषण तैयार हो जाता है। जब अस्पताल में गंभीरता से मरीजों को देखता हूँ, वो उनके बच्चों के बीच काफियाँ बांटता है। मैं तो बस मैं हूँ, पर मेरे भीतर जो नंदू है उस पर मुझे नाज है। हमारी कौम के उन तथाकथित बहादुरों के नाम, जिन्होंने कौम का सर ऊंचा उठाने के नाम पर झुका दिया। 2 मिनट का मौन उन पंडितों और विद्वानों के लिए जिन्होंने जो पढ़ा या लिखा
उसका अभिप्राय स्वयं ही न समझ पाए। 2 मिनट का मौन उन महिलाओं के लिए जिन्होंने सास बहू या किन्हीं अन्य संबंधों में गलत प्रतिस्पर्धा करके अपनी ही जड़ों को कमज़ोर किया। 2 मिनट का मौन उन कलाकारों के नाम जिन्होंने अपनी विधा को ऊंचाई देने के लिए कला की गहराई को जानने की जरूरत नहीं समझी। 2 मिनट का मौन उन पुरुषों की बहादुरी के लिए जिन्होंने केवल जवान चलाकर एक स्त्री की लगभग हत्या कर डाली। 2 मिनट का मौन उन पुरुषों की बहादुरी के लिए जिन्होंने केवल जबान चलाकर ही स्त्री की हत्या कर डाली। 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जिन्होंने भरसक प्रयत्न किए कि चाहे किसी भी तरह हो श्रेष्ठ जनों की पंक्ति में आगे रहें। और अंत में 2 मिनट का मौन उस ईश्वर के लिए जो यह सब देखकर भी साक्षी बना रहा। सुश्री जया जादवानी जी। जया जादवानी समाज की रूढ़िवादिता और बंदिशों पर लगातार प्रहार करने वाले कहानीकार हैं। अब तक उनकी 4 कविता संग्रह, 10 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास और अनुवाद की 2 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। यहाँ पर इतना बड़ा विमोचन समारोह देख के मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और खुशी इसलिए भी हो रही है कि डॉक्टर विजय पंजवानी, आप लोग शायद जानते होंगे कि हम सिंधी में कितने कम लेखक कवि हैं जो ऐसे प्रोग्राम लिखें और करें जिनकी किताबें आए, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का क्षण है। आज जब मैंने पंजवानी खोई हुई जिंदगी की लय लगेगी या इससे मुझे थोड़ा सा अपना आप मिलेगा, वह अपना आप जो मैं आप लोगों की भीड़ में और कुछ करने की भीड़ में पता नहीं कहाँ खो आए। संबोधित एक प्रेम पत्र है और यह है इस प्रेम विहीन युग में, इस आधुनिक गला काठी के युग में, जबकि हर रिश्ते पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, प्रेम के जितने भी स्वरूपों की बात हम दिन भर करते हैं और खुद को झूठा यकीन दिलाते रहते हैं कि हम इससे या उससे प्रेम करते हैं, वह सब खुद को धोखा देना है। हर लेखक की अपनी मुक्ति उसकी अपनी अद्भुतता में है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैंने क्योंकि 2 मिनट का मौन संग्रह पढ़ रखा है, मैं बहुत थोड़ा वक्त लूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे भी काफी वक्त है। तो अधिकतर एक कविता, अच्छा ये भी छोड़ती हूँ, एक कविता है कि दरअसल पड़ोसी और मेरा घर सटे सटे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे घर में कैक्टस के गमले हैं और उसके घर के गमलों में बोनसाई है। बार बार मन करता है कि मैं ही पहल करूं, पर आगे जाते जाते नहीं जा पाना, बोनसाई सा रह जाता। मानवीयता और मानवीयता एक अच्छी कविता का गुण होता है। कविता का अपना वैभव होता है, अपना संसार, उसका आंतरिक परिवेश, वह संसार ही लेखक को प्रकट करता है। कविता हमें जीने का आनंद देती है और देखने और जीने की अंतर्दृष्टि भी देती है। कवि की जिज्ञासाएं और लालसाएं उसके लेखन में ही प्रकट होती हैं, उसकी सहमतियां और असहमतियां भी। सतीश जायसवाल जी को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से जनपीठ के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के अप्रतिम कृतिकार एवं कवि हैं। कहानी जगत में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। हिंदी साहित्य के सशक्त कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में भी उसके भीतर अस्त व्यस्त अकेला आदमी अपना खेल रचता है और अकेलेपन को बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है। मेरा परिचय श्रद्धा दोषी ने इतना आसानी दिया कि मैं कुछ डर गया, मुझे लगता है कि मैं काफी कुछ बड़ा और जिम्मेदार आदमी, पर पता नहीं क्या है। और दूसरा बोझ उस पर यह है कि ठीक मेरे पहले हमारे समय की बहुत अच्छी रचनाकार
जया जादवानी बोल कर गई है, बहुत अच्छा बोलती है। 2 मिनट का मौन। आज के संदर्भ में हम देखें देश में जो हो रहा है, हर संदर्भ वो है जहां हमको 2 मिनट मौन रखने की जरूरत होती है, और उसके बाद हम पाते हैं कि वो निरर्थक गया, क्योंकि उसके बाद फिर कोई अगली घटना होती है जहां 2 मिनट का मौन रखने की जरूरत होती है। इसके बाद भी जया जादवानी की का यह काव्य संकलन, इसके लिए मैं बधाई दूंगा कि एक बहुत ही सामयिक शीर्षक के साथ यह संकलन हमारे सामने आया है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश मिश्र जी। डॉक्टर दिनेश मिश्र पत्र पत्रिकाओं में लेखन नियमित कॉलम अब तक 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सभी किताबें राज्य शासन तथा साक्षरता मिशन द्वारा अनुशंसित है। मैं उन्हें सादर से सम्मानित अपने मंच पर उपस्थित आदरणीय विजनों और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का, वरिष्ठजनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो हमारे सीनियर डॉक्टर विजय पंजवानी सर है, लिखा है, और ये बहुत ही, जब कोई एक लेखक के रूप में, जब कोई डॉक्टर के रूप में इतनी ईमानदारी से बात करता है तो निश्चित रूप से उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इस किताब को मैंने अभी देखा है, कुछ उसके मैंने पढ़ा है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने जो शहर है उससे जोड़ी है, उन्होंने उसको तब्दील से जोड़ कर लिखा है। अपनी स्कूल की बातें की हैं, उस स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई है, वहाँ पे उन्होंने लिखा उनके 5 जिगरी दोस्त भी थे। उसमें जिन लोगों का जिक्र आया है, डॉक्टर छापड़ा का है, डॉक्टर खालसा का है, डॉक्टर दिनेश जी का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समारोह में बैठे भी हैं। और जब आप इस किताब को पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप इस किताब से जुड़ते हैं, अपने शहर से जुड़ते हैं, इस स्थान से जुड़ते हैं। जिस मेडिकल कॉलेज की बात उन्होंने की, जहाँ पर उनका एडमिशन हुआ था जबलपुर में, उस मेडिकल कॉलेज में मैंने भी पढ़ा है। फर्स्ट ईयर मैंने वहाँ से किया है, फर्स्ट ईयर में उसके बाद में आया था। जो कठिनाइयों की बात उन्होंने की है, शायद किताब भी आपके पास नहीं पहुँची है। मैं उस चीज़ को अपने शब्दों में बताना चाहूँगा कि मैं रायपुर का था, सर तो खैर धमतरी के थे, समझ लीजिए। जब हम पढ़ने जाते थे किसी भी बड़े कॉलेज में, तो जबलपुर का जो माहौल रहता था वो बहुत एक, समझ लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मिलिट्री के थे, कैंडी के थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती थी और हमारी सिर्फ इतनी अच्छी होती थी, हमको अंग्रेजी में कुछ समझ नहीं आता था। तो कई बार ऐसे होता है जब से प्रश्न पूछा जाता था तो हमको प्रश्न ही समझ में नहीं आता था, उत्तर देना तो दूर की बात थी। और जब से कहा जाता कि भाई जो नहीं बता हुआ खड़े हो जाओ, तब पूरी लाइन में खड़े हो जाते थे। और हमारे साथ रायपुर के, धमतरी के, दुर्ग के, बिलासपुर के, सब जगह के बच्चे रहते थे। लेकिन उसके आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय विजय सिंह जी, आप जगदलपुर से बता रहे हैं। मेरी से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, सरिता ने बता दिया। मुझे यहाँ आना हमेशा अच्छा लगा। यहाँ इतने अच्छे सूर्यजन बैठे हैं, उनको देखकर मुझे लगता है कि आपको खूब बोलना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मेरे पहले के वक्ताओं ने खूब बोला है, अच्छा बोला है। लेकिन मैं कुछ बोलूँ विजय जी के बारे में ही बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर विजय पंजवानी जी। तो सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उनकी 2 किताब का यहाँ लोकार्पण है। विजय जी मेरे बहुत पुराने साहित्यिक मित्र हैं। मैं उनके आमंत्रण को कभी भी अस्वीकार नहीं करता। डॉक्टर वंदना पंजवानी जी, आप डॉक्टर विजय पंजवानी जी की विद्या हैं और मुंबई में पेको सर्जन के रूप में पदस्थ हैं। 2 ब्रांचेस में हेड सर्जन के रूप में भी कार्यरत हैं। मैं उन्हें बचपन से ही बहुत मेधावी और बहुमुखी प्रतिभाशाली वंदना के रूप में जानती हूँ। हम सब उन्हें प्यार से गुल्ली कहते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ गुल्ली को अपने वक्तव्य के लिए। अपने पापा के लिए क्या कहती हैं हम लोग सुनेंगे, और शायद थोड़ा सा माहौल हमको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि अभी हमने बहुत सारी गंभीर बातों को सुना। वंदना की बातें सुन के मैं निश्चित रूप से बोल रही हूँ, आप सभी के चेहरे पे जरूर मुस्कान आ जाएगी। वंदना के स्वागत के लिए आप लोग की तालियां जरूर। सभी अतिथियों, आयोजकों और उपस्थित सारे परिजनों को मेरा सादर नमस्कार है।
सबसे पहले तो इतने महान हस्तियों और इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। थैंक यू। मेरा आज का व्याख्यान रचनात्मक आलोचना न होते हुए थोड़ा व्यक्तिगत हो सकता है, जाहिर कारणों के कारण मेरे पिताजी हैं। मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहूँगी, पापा और उनके हमउम्र परिजनों से। जैसा कि आपने एक संस्मरण में लिखा है कि क्या सचमुच धमतरी को पेरिस कहा जाता था मध्य प्रदेश का, वैसे ये कथन स्वीकार किया जा सकता है। और जैसे कि वो ग्वालियर के इंजीनियर साहब ने भी फरमाया था कि स्वर्ग की सुखद और संपन्न मिट्टी का भी ऑफर मिले तो मैं धमतरी में रहना पसंद करूंगा। धमतरी वासी इस बात से सहमत होंगे कि इंजीनियर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था। एक अजीब सा सुहाना संतुलन है इस शहर में। मॉडर्नाइजेशन के इस दौड़ में बराबरी से हिस्सा लेने के बावजूद अपनी सारी संस्कृति सहेजे हुए है। अब एक नेत्र चिकित्सक के संस्मरण, जाहिर सी बात है कि इस किताब से मैं काफ़ी रिलेट कर पाई। दीपक भाई लखोटिया हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, जिन्हें जब उन्होंने शुरुआत किया था धमतरी में अपना सालन छोटा सा, और जब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से जानता हूँ विजय और दोनों से। उनमें एक कला की बात शुरू से रही है, एक विनम्रता और मरीजों के प्रति एक प्रेम भाव सभी डॉक्टरों का रहता होगा, लेकिन उनके मन के अंदर एक अजीब सी भावना रहती थी कि कैसे मैं इसको ठीक कर दूँ। इसका एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने गुरु जी इसके बधाई के पात्र हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय। सुरजीत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सिर्फ मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि 26 जनवरी 2015 को सुरजीत सर ने दिल्ली के लाल किले से अपनी कविता का सुनाई थी। तो मैं सदन से चाहूँगी कि हम उस चीज़ को स्मरण करें। देश के लिए सुरजीत सर ने अपने जीवन के बहुत वर्ष दिए हैं और साहित्य में उन्होंने पूरा जीवन दिया है। तो मैं उनके सम्मान में आप सभी से एक निवेदन, जोरदार तालियां बजाएं। संगम आर्थिक पंजवानी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और फिर बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर विजय पंजवानी। नाम बढ़िया है भाई, डॉक्टर पंजवानी जब कहते हैं और उसके साथ विजय, जो हमेशा अपने जीवन में जीतता ही जीतता आया है, हारा नहीं। और उसके साथ क्या पंजवानी, जो जानता है ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ऐसे पंजवानी जी, आपने नाम भी बढ़िया रखा है, काम भी बढ़िया किया है और सबके तक बात पहुंचाना चाहता है। क्यों, मैं डॉक्टर भी अपने गोपाल भाई ये बात समझना और सुनना। मैं जो बात कहना चाहता हूँ भाई शर्मा जी, आप भी सुनना। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं बैठे बैठे एक चीज़ देख रहा था, मुझे सब लोग माफ़ करेंगे, डॉक्टर खालसा आप भी माफ़ करेंगे, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, सब लोग क्या देख रहे थे और मैं क्या देख रहा था आपको बताता हूँ। मैं देख रहा था आप सबके सिर और देख ये रहा था कि कितने काले बाल वालों के सिर हैं जो जवान ही दिखना चाहते। कोई बुढ़ापा रहना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा जीवन जीना नहीं चाहता। अरे कैसी बात करते हो, जवानी, अरे जवानी तुझे सलाम करते हैं, जवानी तुझे सलाम करते हैं, बुढ़ापा तुझे प्रणाम करते हैं। अरे जी लिया जितना जीना था, अब सबको राम राम करते हैं। अजय कुंडारू जी, आप कांग्रेस से आए हैं,
और कास्ट शिल्प में इन्हें पद्मश्री की उपाधि प्राप्त हुई है। मैं उन्हें शुभकामना संदेश के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये 2 मिनट का मौन उसके लिए डॉक्टर साहब जो पढ़ रहे थे, आज थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि 40 साल बाद मेरे सर सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 मिनट का मौन जो विजय सर पढ़ रहे थे उसमें एक लाइन थी कि कोई कलाकार गहराई नहीं देखता, ऊंचाई देखता। तो मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल हूँ मैं जिसको पद्मश्री मिला है। उसका सब्जेक्ट था नक्सल पुनर्वास। तो एक समझिए 2010 के बाद मैं 13-14 साल बाद मैं सिविल आम लोगों के बीच में हूँ या आम लोगों के बीच जा रहा हूँ या मिल रहा हूँ। नहीं, लगभग 13-14 साल का जेल और घर, जेल और घर, यही रही मेरी दिनचर्या। इतने लंबे समय तक आम लोगों से न मिलना ये एक अलग मैटर था। मैं 2010 के पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। 2010 में जब जेल में ट्रेनिंग की बारी आई तो मैंने अपना पूरा प्रोफाइल पैक किया और चुपचाप बैठ गया। लगभग 13-14 साल बाद सामने बैठी हैं सीता जी, जिनको मैं बता रहा था कि साहित्य के मामले में धमतरी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। रानी जी को यहाँ पाकर सचमुच बहुत अभिभूत हूँ, क्योंकि किसी भी पिता के गौरवशाली क्षण होते हैं जब उनके बेटी की उपलब्धियाँ उनके सामने प्रदर्शित होती है। मैं उन्हें 2 शब्दों के उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरगुण दास पंजवानी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सब विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय निमंत्रित सब भाई बहनों, मैं केवल इसलिए आया हूँ कि इस किताब में 2 ऐसी घटनाएं हैं जिनका उल्लेख नहीं किया, और कारण ये है कि दोनों घटनाएं डॉक्टर को मालूम नहीं। 25 तारीख को अलीगढ़ से हमें पत्र प्राप्त हुआ कि 26 को पहुंचना है और 26 को ही एडमिशन की प्रक्रिया हो। अब सब बड़ा कठिन, कहाँ कैसे जाए, कोई ट्रेन तो था नहीं। तो हम लोग आप बैठे ट्रेन में बैठे, आते आते डूंगर माता जी दर्शन, मन में भाव था। एक माँ के सामने प्रार्थना किया कि माँ, बच्चे का काम हो जाने के बाद हम परिवार से मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आरती कराएंगे। ये मेरे मन की बात मन में रही है, माँ की बात है। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में उल्लेख किया है, बड़ी कठिनाई और परेशानियों के बाद तो फिर उसको आगे जब बताया उसने कि बाबूजी मन बहुत परेशान, लेकिन काम हो गया। तो हम लोग अपना वचन निभाने के लिए 2-3 महीने बाद पूरे परिवार से
माँ के दरबार में आए और सब मिश्र जी को, जिनके लिए हम बहुत देर से प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। मैं उन्हें सादर सा सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य उद्बोधन के लिए। विनोद मिश्र जी मंच पर उपस्थित मेरे अग्रज साहित्यकार सतीश जी, जया जी, विजय सिंह जी, अन्य अतिथिगण, सभागार में बैठे हुए मेरे प्रिय कवि शिवाजी आनंद जी, कवि जी दिनेश गौतम जी, मेरे साथ भिलाई से आए पत्रकार जी सहदेव देशमुख जी, श्री धमतरी पिछले 20-22 वर्षों में 3-4 बार मेरा आना हुआ। काफी पहले वर्ष 2002 में तब आया था जब मेरी पत्रिका द्वारा स्वर्गीय नारायण लाल परमार को बहुमत सम्मान से हमें सम्मान किया। दूसरी बार आज डॉक्टर विजय पंजवानी जी के किताब के इस लोकार्पण समारोह में मुझे आने का अवसर मिला। मित्रों में बहुत देर बोलूंगा नहीं, लगभग सभी ने कहा, जया ने कहा, विजय ने कहा, सतीश जी ने भी कहा कि ये बहुत सहज और सरल कवि। इसका एक बड़ा कारण है कि हिंदी का जो बौद्धिक समाज है वह एक बड़बोलेपन का शिकार है। उसे लगता है कि इस समाज में बुद्धिजीवी बनने का आशय शायद यह है कि वह मनुष्य की दूसरी प्रजातियों से अलग है। आप संग्रह की जिस पहली कविता का जिक्र हुआ, आप उसको जरा फिर से देख लें। इस कविता में कवि अपने पाठकों से मुखातिब है और कहता है, चश्मा पे 2-4 कदम चलता हूँ, अज्ञान की सुरंग से जरा और बाहर निकलता हूँ। यह कवि जो एक बौद्धिक आदमी के रूप में आपसे मुखातिब है, वह अपने आप को अज्ञानी बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज कहने जा रहा है, आपके जीवन के लिए आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहा है। वह आपके बीच में बहुत विनम्र भाव से बैठा हुआ है और कह रहा है कि वह एक अज्ञान की सुरंग से बाहर निकल रहा है। कविता लिखना उसके लिए कोई बहुत तथाकथित बौद्धिक काम नहीं है, जैसा बड़े लेखक कहा करते हैं। वो कह रहा है कि वह खुद को अज्ञान की एक सुरंग से निकालना चाह रहा है। ये सभा हुई, हमारे 10 लोगों ने वक्तव्य दिया। इसी संग्रह में एक कविता है व्याख्यान। वे जो इतराते हैं अपनी उपलब्धियों पर, काश उन्हें मालूम हो जाए कि यह सब कितना क्षणभंगुर है। और यह जो मैं व्याख्यान सा दे रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठकर काश मुझे भी भान हो जाए कि यह सब कितना मूर्खतापूर्ण है। हमारे जिस विनम्र भाव से अपने पाठकों से मुखातिब हैं, बौद्धिक समाज से मुखातिब हैं, लेखक वर्ग से मुखातिब हैं, शायद हिंदी में यह व्यवहार, यह आचरण और यह सरलता दुर्लभ सी है। तो मैं कह रहा हूँ वो बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। उस साहित्यिक आडंबर के मद्देनजर इस काव्य संग्रह में 2-3 और कविताएं हैं। एक और कविता है जिसमें कवि मनुष्य के आगे नहीं चलता, मनुष्य के पीछे चलने में कवि को यकीन है। एक दिन
मैं रेलवे स्टेशन के बाहर एक पत्थर पर पांव रखकर यूं ही सिगरेट पीता खड़ा था। उसी समय एक आदमी जो शायद मामूली गायक था, मुझे देखे बगैर मेरे बिल्कुल नजदीक से तेजी से गुजर गया। अचानक वह ड्यूटी पर तैनात आदमी मुझे बहुत बड़ा लगने लगा। आप देखेंगे कि जो बुद्धिजीवी है उसे यह भ्रम होता है कि वह शायद इस समाज का नेतृत्व कर रहा है, समाज उसके पीछे चल रहा है और वह समाज के आगे भी चल रहा है। ऐसा भ्रम हिंदी के ढेर सारे लेखकों को के लिए हमारे धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक आदरणीय गोपाल शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। और इसके बाद में जो डॉक्टर विजय पटवारी जी की किताबों का जो विमोचन हुआ है, तो हम जो उनके आत्मीय जन हैं, उनके करीबी जन हैं, उनका सम्मान करेंगे। उपस्थित साहित्य प्रेमियों, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मुझको बुलाया गया और अंतिम कड़ी के रूप में मैं अपने निर्वाह करता हूँ। आज ये जिला हिंदी साहित्य समिति के लिए बड़ा गौरव का दिन, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से बड़ी बड़ी हस्तियाँ साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकार और साहित्य प्रेमी आज सानिध्य इनका हमको प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हिंदी साहित्य समिति के लिए बहुत गौरवपूर्ण है। आज जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय पंचवानी की 2 पुस्तकें 2 मिनट का मौन और नेत्र चिकित्सक के संस्मरण का विमोचन हुआ। मैं डॉक्टर पंचवानी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे परिवार को देता हूँ, विशेष रूप से संगमदास जी पंचवानी को, कि उनने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिनने इतनी बड़ी रचना की, इतने रचनाकार बने और उसके लिए विशेष रूप से बधाई है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विनोद मिश्र जी ने अपना अमूल्य समय दे करके हमको अनुग्रहित किया है, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है और इसलिए हम उन पर कृतज्ञ हैं और ये कृतज्ञता हमेशा रहेगी। भाई सुरजीत मौर्य 87-88 साल की उम्र में अपने साहित्य समिति के संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धमतरी साहित्य में एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भाई दीपक लकोटिया विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके वो आए। आपको पता होगा ये सुबह से शाम तक बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी प्रखर समाचार में, कभी प्रखर टीवी में, कभी सामाजिक गतिविधियों में और कभी साहित्यिक गतिविधियों। आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है जब इनने उनसे छुट्टी लेकर के यहाँ उपस्थित हो गए। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। सुश्री जया जादवानी जी, डॉक्टर वंदना पंचवानी जी, विजय सिंह जी, डॉक्टर विनोद मिश्र जी और सतीश जायसवाल जी, मंडावी जी, इन सब ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए हैं और इतने सुंदर शब्दों में इनने रचना की समीक्षा की है, उसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए हम आभारी हैं। विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में जितने पत्रकार उपस्थित हैं, जितने मीडिया वाले हैं, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ हिंदी साहित्य समिति की ओर से। और जितने साहित्य प्रेमी इस सदन में उपस्थित हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। संचालिका सरिता जोशी ने बहुत अच्छा संचालन किया, इसके लिए हिंदी साहित्य समिति उनका भी आभार मानती है। आपने अंतिम कड़ी के रूप में बुलाया था और उसका अंतिम वाक्य यही है, जितने परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सहयोग जिनने भी दिया है, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साहित्य मुख्य अतिथियों के साथ कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार मानता हूँ।
ध्रुव भिलाई से प्रशांत कानस्कर जी, सहदेव देशमुख जी, झारखंड से प्रसिद्ध साहित्यकार श्री महादेव टुक्कू जी, मगर रोड से नगरी कांकेर से साहित्यगण उपस्थित हुए हैं। प्रकृति प्रेमी पर्यावरणविद सहपुरवन सिन्हा जी, दिनेश गौतम जी, मगर रोड, प्रभात गुप्ता जी, दीपचंद, सुरेश देशमुख, डॉक्टर दिलीप राठौर, लक्ष्मण हिंदुजा, के साहू, ये विशेष रूप से उसको निर्देश हुआ कि उनके प्रति भी आभार प्रकट करें। तो मैं आप सबके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। आपकी उपस्थिति थी हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है और इसके लिए हिंदी साहित्य समिति हमेशा आपका आभार मानती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। अभी आज के जो कवि हैं विजय पंजवानी जी, ये आज तारीफ भी हुई है और आलोचनात्मक समीक्षा भी हुई है, कमियां भी गिनाई गई, उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए गए। तो क्या लगता है कवि के रूप में उनके लिए कितना लाभदायक सिद्ध होने वाला है आज का जो आयोजन है? जी देखिए, वैसे ये आयोजन जो उन्होंने किया है ये कितना लाभदायक सिद्ध होगा इसलिए नहीं किया है। हाँ। वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते थे इसलिए किया है। और वैसे भी एक कवि का सफ़र इतना छोटा नहीं होता कि उसको 1 या 2 किताब से जज कर सके। मैंने तो 20 किताबें लिख दी हैं, फिर भी मैं अपने आप को अनाड़ी ही मानती हूँ और मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये सफ़र बहुत लंबा है, विजय जी ने अभी शुरू किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि सिंधी होते हुए वो साहित्य में आए और बहुत कमी है हमारे यहाँ। तो ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। कोई तो निर्भय होगा, पहली काव्य संग्रह का विमोचन हुआ। हाँ। ये दूसरी काव्य संग्रह आई और संस्मरण भी है। तो क्या लगता है वो पुराने पढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो धार आनी चाहिए, जो गहराई आनी चाहिए, आगे चल के और आएगी? क्योंकि अब 2-3 रचनाएं आई हैं तो और भी आएंगी। क्या लगता है आगे किस तरह का भविष्य देखते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा टाइम दे पाए, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, तो मैं भी ज़्यादा पढ़ पाए, ज़्यादा कवियों को पढ़ पाए, कुछ नया आत्मसात कर पाए, तो इससे बेहतर होने की संभावना है। मैंने ये भी देखा है कि 1-2 संग्रह आने के बाद बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं, पर वो जैसे खामोश दिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे भी आगे जाएंगे। धमतरी के साहित्यिक माहौल के बारे में आपने जानकारी ली होगी, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने देश में नाम किया है, तो कैसा लगा आपको यहाँ धमतरी ज़िले का साहित्यिक माहौल कैसा लगा? देखिए, यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और विमोचन समारोह में इतने लोगों का आना बैठना और जो कहा जा रहा है उसे समझना और एप्रिशिएट करना, और एक होता है ना सही जगह पे वाह कहना, ये बहुत काबिल तारीफ है। अब दिनों दिन लोगों की संख्या कम होती जा रही है ऐसे प्रोग्रामों में। मैं साहित्य अकादमी दिल्ली जाती हूँ, मुंबई जाती हूँ और अभी अहमदाबाद भी जाने वाली हूँ। वहाँ बहुत कम श्रोता आते हैं ये सब देखने सुनने। तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के मुकाबले एक बहुत छोटे से गांव कस्बे में आपको इतनी बड़ी जनसंख्या आई है, बैठी है और आपको सुन रही है, ये बहुत ही अद्भुत है और मैं इसको उपलब्धि मानती हूँ। कविता तो कविता होती है, कविता को आदर्श कविता क्या तब मानेंगे जब उसमें मानवीय संवेदना हो? देखिए, ये फिर ना 2 धरातल में जाएंगे। प्रगतिवादी ये कहते हैं कि कविता का सरोकार होना चाहिए, उसका मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग के लिए लिखी गई है, शोषण के खिलाफ है, क्रूरता के खिलाफ होना चाहिए। ये तो एक धड़ा हो गया। दूसरा ये कहते हैं कि कला कला के लिए होनी चाहिए, यानी अगर हम लिखते हैं तो कोई ज़ाहिरा उद्देश्य ना हो। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति परक होने चाहिए, इसके बाद आगे जाके वो समष्टि परक हो ही जाती है। तो ये 2 धाराएं हैं और जो मैंने इनकी कविताओं में देखा, अभी तक मुझे एक प्रगतिवादी झुकाव इनकी कविताओं में ज़्यादा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वे इन छोटी छोटी मानवीय स्थितियों के बारे में कविता लिख रहे हैं जो इनके सामने आती रही है, और इनकी कविताओं में एक किस्म की ईमानदारी भी है, यानी न इन्होंने घटाया न इन्होंने बढ़ाया, जो जैसा है वैसा ही लिख दिया। ऐसा बहुत कम होता है, यानी इन्होंने इस तरह की शब्दावली, फैंसी शब्दावली या बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े कोड नहीं इस्तेमाल किए हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं। तो ये बेहद ईमानदार कविताएँ हैं। थैंक यू।
आपकी रचनाओं को लेकर एक स्वर में सबने ये जरूर कहा है कि कविता तो कविता है, और डॉक्टर साहब जितनी ईमानदारी से एक कविता लिख सकते थे उन्होंने लिखी है। 90% लोगों ने आपकी तारीफ़ की, लेकिन आलोचनात्मक समीक्षात्मक स्वर भी देखने को मिले। तो क्या ये जो सीनियर जो अपने लेखक हैं उनका आशीर्वाद मानेंगे या उसको थोड़ा किस रूप में देखते हैं? उनको निश्चित ही मैं आशीर्वाद के रूप में मानूंगा, पर मेरी अपनी ट्रैक भी है, मेरी अपनी लाइन भी है कि अंध भक्त किसी का नहीं बनूंगा मैं। जी, तो उनको आशीर्वाद मान के चलेंगे आप? आशीर्वाद मान के चलूँगा। ये संस्मरण जो है ये किस पीरियड में, कितने समय अवधि के बीच में लिखे गए, कितने साल लगे उसमें? ये संस्मरण को लिखने में मेरे को 2-4 महीने लगे जी, लेकिन किस पीरियड से चालू हुए तो बचपन से लेकर अभी तक के जिक्र है इसमें जी। तो पहली कविता संग्रह और दूसरी कविता संग्रह के बीच कितने साल का अंतर रहा? अंतर इसलिए रहा कि मैं बीच में कुछ थोड़ा सा बीमार रहा, फिर मरीजों की भी भरमार रही, यही वजह है। आप ये गीत और गज़ल की तरफ नहीं जाते हैं, स्वतंत्र शुद्ध कविता की तरफ जाते हैं, तो क्या लगता है उसमें मन नहीं लगता कभी गीत में और गज़ल में? मुझे वो थोड़ा गीत और गज़ल लिखना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि उसमें तुकबंदी वाला माहौल रहता है। तो क्या माने तीसरा कविता संग्रह निकट भविष्य में आएगा या अभी समय लेंगे? और नहीं, फिलहाल तो समय लूँगा मैं जी। इतने बड़े आयोजन के लिए सभी लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप किनकी तारीफ़ करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तारीफ़ करना चाहूँगा पूरी टीम की, सरिता की, डुमन लाल की और अन्य सभी लोगों की, और एक हमारी भतीजी पीछे चिल्ला रही है उसकी तो नहीं करूँगा मैं। सबको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने मिश्र जी मंची साहित्य और साहित्य दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? मंची साहित्य का मुझे कोई अनुभव नहीं है जी। नहीं, लेकिन मंचों पे जो कविताएं हो रही हैं, मैंने मंचों की कोई कविता नहीं सुनी है और सुनना भी नहीं चाहते, ऐसा माने? नहीं, ऐसा न माने। हाँ, मैं बिल्कुल जो पढ़ने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ जी। तो पढ़ा हुआ साहित्य जो है, अगर उस पर आप कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ गाँव वाक्य बताऊँगा जी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि साहित्यकार जो है वो पठन पाठन और गहन अध्ययन करके तो विद्वत ज्ञान प्राप्त उन्होंने कर लिया है, लेकिन उस अनुपात में पाठक का जो स्तर है वो साहित्यकार के बहुत दूर हो जाता है। इस वजह से भी साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि घट रही है, ऐसा भी कुछ लोग को मानना है। आपका कहना ठीक है, साहित्य के प्रति जो अभिरुचि है वो बहुत ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। साहित्य एक क्लासिक जिसको शास्त्रीयता कहते हैं, वो शास्त्रीयता की चीज़ है। शास्त्रीयता की समझ उसकी के पक्ष में वही आदमी खड़ा होगा जिसको शास्त्रीयता की समझ है, ये आम आदमी के लिए नहीं होती जैसा कहा जाता है। साहित्य जो है समझदार लोगों के लिए। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।